हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी एग्जाम। तो लास्ट टाइम हमने कुछ प्रीवियस मेंस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे पॉलिटिकल साइंस के। आज उसी की सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जब हम आंसर लिख रहे होते हैं मेंस का। क्या हमें सोचना चाहिए, क्या हमें किस तरह से क्वेश्चंस की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना चाहिए। इसी रिलेटेड हम दूसरा सेशन, अपने दूसरे सेशन में हम अपने फिर से उस अप्रोच को समझेंगे और क्वेश्चन की डिमांड है उसको मीट करने की कोशिश करेंगे, और जो कि आपके मेंस की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आप आज का सेशन आंसर राइटिंग पर, जो कि बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन बेस्ड जो 2015 और 2016 में हो चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी एग्जाम्स। Okay, so before I start, let me tell you about the courses that are here ongoing. Here we are running 2 courses. The course number 1 is related to the prelim course. So in this prelim course, here we are going to cover paper 1, paper 2. Paper 1 is general study, paper 2 is CSET. And when we talk about the features, here you will be given the live classes, recording of the live classes, interview guidance, weekly tests, PDF notes, mock tests, and obviously you will be taught by the very good, very well experienced teachers, right? That will be quite helpful, right? And when it comes to the another batch that here we are running is prelim comes mains course. So here we actually include all the GS paper, including your essay and the writing paper. Obviously, that's a very important. And if you want to know about any detail, any information about the course, you can contact to us. Here the WhatsApp number is here. You can chat with us, and if you need any kind of help support regarding your preparation, feel free to talk. So here is the WhatsApp number. You can join our demo classes, and please, for any query, any kind of information, you can contact to us on this WhatsApp number 6009526445. So आइए start करते हैं आज की क्लास। Yes. So today we are going to actually discuss uh, uh, these questions. So these questions already appeared in mains exam. So here answer must be in 150 words, right? So we have question number 1. The question number 1 is saying critically. We need to understand the questions. If we don't understand the question, then obviously we will not be able to meet the demand of the question. And many times you'll feel हमने तो अच्छा आंसर लिखा बट मार्क्स हमें मिला ही नहीं। मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने क्वेश्चन की डिमांड ही मीट नहीं की। क्रिटिकली एग्जामाइन एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो इस क्वेश्चन से अटैच है, जो हमें पता होना चाहिए कि क्रिटिकली एग्जामाइन में क्या होना चाहिए। तो क्रिटिकली एग्जामाइन में कंस्ट्रक्टिवली आंसर को लिखना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, नहीं ये नहीं कि हम क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म कर दे, बल्कि हमारा तरीका होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म का। तो क्या है, देखिए, क्रिटिकली एग्जामाइन द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन एज एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए हम इसको कोशिश करते हैं। क्रिटिकली एग्जामाइन द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एज एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या बोलता है? क्रिटिकली एग्जामाइन करिए जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है उसको। तो किस तरह से वो काम कर रहा है, क्या वो रियल में अच्छे से उसका फायदा सिटीजन्स को मिल रहा है, या उसमें कुछ खामियां है तो क्या खामियां है। तो आइए हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, आंसर देने की कोशिश करते हैं। Yeah, so the question, we have the question. Question was that critically examine the right against exploitation, exploitation enshrined in the Indian Constitution. Okay, so this is very important question. So कीवर्ड हमने देखा, क्रिटिकल एग्जामाइन एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। देखिए, कीवर्ड को जानना मेरे लिए जरूरी है। क्रिटिकली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, राइट? और उसके बाद हमें अपने आंसर्स को लिखना है। तो हमारा अप्रोच क्या होगा आंसर का? तो सबसे पहले अप्रोच की बात करेंगे।
approach. So what should be our approach? Approach में यहाँ we will be writing the introduction part, intro part. So intro part में हम देखो टॉपिक क्या है, right against exploitation, right against exploitation. तो we should be knowing the article that are related to the right against exploitation. So you can mention that right against exploitation is enshrined in the Constitution of India under आर्टिकल देखिए लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है। तो इतना हम इंट्रोडक्शन में बात कर सकते हैं कि भाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज इंश्योर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 23 या 24। आप ऐसे भी स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 23 24 टॉक अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सो यू कैन आल्सो स्टार्ट लाइक दिस। अब देखो क्रिटिकली एग्जामिन करना है, कुछ इसके बारे में लिखना है। अब देखो आर्टिकल 23 एंड 24, तो पहले 23 के बारे में लिख सकते हैं। आर्टिकल टॉक अबाउट right against trafficking bonded labor कोई बिल्कुल उसके अगेंस्ट बात करता है। फोर्स लेबर, देखिए बात हो गई फोर्स लेबर, बैगिंग तो देखिए ये चीजें आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए आर्टिकल 23 के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 23 क्या करता है, तो ये हमें कुछ पता होना चाहिए। अब आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 24 किसकी बात करता है? आर्टिकल 24 बात करता है राइट अगेंस्ट, इट एक्चुअली इट इज also राइट दैट so you know prohibition against child labor. So children below the 14 year of age cannot act as a child labor in India, and it will, if they are being forced, then it will be the violation of the Article 24, right? So Government of India has enacted number of actually laws and the important provision to actually enforce these important rights. अब दूसरी साइड में हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो आर्टिकल 20 बच्चों जो 14 साल के बच्चे हैं उनको उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता भाई कि जाओ तुम काम करो। 14 साल से तक के बच्चे बिल्कुल किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर सकते, वो चाइल्ड लेबर कहलाएगा और वो वायलेशन होगा आर्टिकल 24 का। तो अब आगे देखते हैं। यस, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव टेकन फॉलोइंग measures to enforce pension rights। कौन से? जैसे इमोटल सब देखो, एक है separation of immoral practices, जैसे
देवदासी होती थी, जैसे हमारे यहाँ पे होता था देवदासी प्रैक्टिस, देवदासी इसको बैन करते हैं। स्कल डांसिंग, स्कल डांसिंग इसको भी कर दिया गया है बैन। फोर्सफुल होता था ये सारी चीजें। और उसके बाद हम जैसे प्रोहिबिशन ऑफ, प्रोहिबिशन ऑफ बैगिंग, बैगिंग भी अलाउ नहीं है। फोर्स लेबर अलाउ नहीं है, फोर्स लेबर नहीं है। तो ये कुछ एक्ट्स बनाए हैं, इसके ऊपर एक्ट्स बने हैं जो कि हमारे आर्टिकल 23 को एनफोर्स करता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्ट्स हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ आर्टिकल, आर्टिकल देखिए 23, आर्टिकल 24 को एनफोर्स करने के एक रिसेंटली लॉ बना है, चिल्ड्रन प्रोहिबिशन ऑफ, प्रोहिबिशन एंड अमेंडमेंट एक्ट चाइल्ड चिल्ड्रन, ओके 2015। ये बैन करता है किसको, बैन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 years of age। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो बैन करता है। जिसके लिए कई सारी बोर्ड, एनसी पीसीआर एक बॉडी बनाई है जो इन्फोर्स करता है इस चीज को, ऐसे प्रैक्टिसेस ना हो, इन्फोर्समेंट इसको एनफोर्स करता है। उसके बाद देखिए डीपीएस में भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। डीपीएस की एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, फोर्स लेबर नहीं करा सकते इसमें भी, फोर्स लेबर इज नॉट परमिटेड, forced labor is not permitted under this article 24. So these are the provisions that come from the article 23 and 24 are actually important and actually try to uphold the notion of, you know, सोसाइटी विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लोटेशन। सो 23 किसकी बात करता है, एक लोगों की बात करता है, एक एडल्ट की बात करता है जिसको कि बैगिंग नहीं कर सकते, फोर्स लेबर नहीं है। अभी जेंडर, अगर हम कई बार देखते हैं कि भाई जो फीमेल है, बिकॉज ऑफ देयर जेंडर देयर वेजेस आर लोअर देन एज कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट द मेल वर्कर और मेल लेबर। बट दिस आर्टिकल 23 ऑल्सो बैन दैट सच प्रैक्टिस कि एक जेंडर पैरिटी भी, वेज पैरिटी भी होनी चाहिए, किसी तरह का कोई एक्सप्लोटेशन होनी चाहिए। कुछ तरह की इलीगल इमोरल प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया, जैसे देवदासी एक सिस्टम होता, फोर्सफुल था वो भी, बैगिंग हो गया आपका, फोर्स लेबर हो गया, ये सारी चीजें एकदम बैन है जो कि एक्सप्लोटेशन कर दे। आर्टिकल 24 में हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है। क्यों बैन किया गया चाइल्ड लेबर को, क्योंकि चिल्ड्रन वो एजुकेशन में फोकस करे, फैमिली, ना कि चाइल्ड को घसीटा जाए या फोर्स किया जाए कि चाइल्ड तुम काम करो। तो जो 14 साल के बच्चे हैं, 14 साल से कम के बच्चे हैं, उनको किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट में अलाउ नहीं है। तो गवर्नमेंट में चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड अमेंडमेंट बनाया है 2015 में, जो बैन करता है चिल्ड्रन का जो 14 साल के हर तरह के एम्प्लॉयमेंट में। कुछ इसके प्रोविजंस भी आगे हम लिखेंगे, बट हमें बेसिकली दो आर्टिकल को डिस्कस करना था। यस, तो अब देखिए क्रिटिकल एग्जामाइन था। अब देखिए, अब इसमें कुछ आप डेटा वगैरह भी डाल सकते हो कि अगर आपको कुछ डेटा अगर हो जाए तो वो भी डाल सकते हो। एज पर, एज पर डेटा, गवर्नमेंट डेटा, लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड इन दी फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जैसे टी गार्डन्स हो गया, वहां पे बच्चों, जैसे आपकी चिमनीज है, ब्रिक मेकिंग वाली जो चिमनी होती है, वहां पे आप देखो बच्चों को हायर किया जाता है। तो इन्फोर्समेंट यहाँ पे हो रहा है। their their implementation, implementation is sluggish and remain
इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव। ये कुछ हमने क्रिटिसिज्म कर दी है, उसके बाद कुछ वे फॉरवर्ड लिखना जरूरी है। वे फॉरवर्ड लिखना जरूरी है। वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, देखिए वे फॉरवर्ड करिए। देखिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड में लिखें एनफोर्समेंट ऑफ लॉज सपोर्टिंग सपोर्टिंग right against exploitation, involvement of civil society। ठीक है, एग्जाम्पल पे दे सकते हो कैलाश सत्यार्थी जी का नाम, कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने चाइल्ड लेबर पर बहुत अच्छा काम किया है। हजारों लाखों चिल्ड्रन को चाइल्ड लेबर की गुलामी से इन्होंने मुक्ति दिलाई है। क्रिएशन ऑफ पॉलिसी schemes for rehabilitation of destitute चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये सारी कुछ प्रोविजंस होने चाहिए। तो वे फॉरवर्ड से हम इसको एंड कर सकते हैं। तो देखिए अप्रोच हमारा होलिस्टिक होना चाहिए। तो हमें तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्रिटिकली था तो हमने कुछ कमियां भी बताई और कुछ वे फॉरवर्ड भी बताएंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर होता है कंप्लीट। तो पहले इंट्रोडक्शन बताया, बॉडी में हमने डिस्कस किया आर्टिकल 23 को, 24 को, और उसके बाद हम एग्जामाइन भी करते हैं तो देखते हैं ये सारी चीजें होता है। लेकिन कई बार एनफोर्समेंट है, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इश्यूज है, और उसके बाद हम वे फॉरवर्ड भी देते हैं जो कि एक सोल्यूशन ओरिएंटेड है। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए आंसर लिखने का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, yes, let's talk about the question number 2. So we have just discussed this. Now we have discussed this question. Now we have to discuss this question number. Which question number? Question number 2, right? Discuss the powers and function of Comptroller Auditor General of India. This is very important institution when we talk about the Indian governance setup, right? So it is a constitutional body, right? And we have an important article. So whenever we are writing answer based on the political science, if we are bringing relevant article and some of the relevant committees and their provision and the recommendations, then it actually enriches our answers. So answer can be written by anybody, but approach should be the right and the content should be important. Content is also equally important. Obviously if you don't write right content, then obviously you will not be getting the right marks. So आइए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 सीएजी के ऊपर है कि सीएजी की। तो देखिए इंट्रो में हमारे क्या होना चाहिए, इसमें इंट्रो में होना चाहिए भाई आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हो। आर्टिकल 148 ये बात करता है ऑफिस ऑफ सीएजी की बात करता है। इनफैक्ट इसको बोला गया है वन ऑफ द फ्रेंड फिलोसोफर ऑफ, यू कैन आल्सो से लाइक भी कैग जो है इसको ये भी बोला गया है फ्रेंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद हम इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन इसको फंक्शंस लिख दो। अब देखो एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो। फाइनेंशियल फाइनेंशियल डेमोक्रेसी को अपहर्ट करता है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ
दी एग्जीक्यूटिव अपहेल्ड करता है इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी है। यस, अब देखिए कुछ फंक्शन देखिए उसके। अब फंक्शंस का बनाइए बॉडी के अंदर, इसके कुछ फंक्शन आपको पता होने चाहिए। फंक्शन क्या है? CAG ऑडिट दी अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो कंसोलिडेटेड, देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ये ऑडिट करते हैं। इसमें से जो भी खर्चे होते हैं, निकाल बाहर कितना आ रहा है जा रहा है, सब ऑडिट करते हैं। तो इसी तरह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, देखो उसके बाद हम देख सकते हैं कंटी से कंटीजेंसी, सॉरी इट्स कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया स्टेट, इसको भी करता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर ऑडिटिंग करता है, इसका भी ऑडिट करते हैं। ठीक है, बहुत दोनों लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर भी और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर भी ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल डेमोक्रेसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो एग्जीक्यूटिव है उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है पार्लियामेंट के अंदर कि भाई जो पैसे आ रहे हैं उनका सही से मेल जोल हो रहा है कि नहीं या नहीं। तो के काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करने के लिए, और एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाती है पार्लियामेंट में उनके पैसे के फाइनेंशियल यूज के इस्तेमाल के। यस, तो कुछ शॉर्ट कमिंग भी लिख सकते हो कोड के वर्ड, हाउएवर, देखो सम ऑफ द इश्यूज, क्या है सम ऑफ द इशू? देखो इट इज जस्ट एन ऑडिटिंग बॉडी, इट लैक्स पावर ऑफ पावर ऑफ पावर लाइक CAG ऑफ यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यू कैन मेंशन दैट। इसके साथ इट इज जस्ट रिकमेंडरी बॉडी रिकमेंडेटरी बॉडी। ठीक है, तो इट इज सॉर्ट ऑफ स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये कुछ शॉर्ट कमिंग भी लिखनी जरूरी है, तभी आपका आंसर एक होलिस्टिक होगा। अगर आप शॉर्ट कमिंग नहीं लिखोगे तो आंसर विल नॉट बी दी होलिस्टिक, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद आप वे फॉर, देखिए वे फॉरवर्ड भी लिखना जरूरी है। वे फॉरवर्ड लिखेगा तो आपको आंसर मिलेंगे। देखिए शुड बी गिवन should be given more autonomy and power for ensuring accountability accountability of the executive. Sorry for the handwriting, but you understand the crux. इसके बाद लिख सकते हो
recommendation recommendation of Vinod Rai committee. Vinod Rai committee इसको should be adopted ये लिख सकते हैं, that's very very important. इसके बाद आप कुछ और लिख सकते हो, because get means some of the outcome. CAG has played, CAG need to be expertise with latest technology. इस तरह से आप लिखिए, खत्म हो गया. तो अप्रोच क्या था? इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से बॉडी में हमने फंक्शंस की बात की और कुछ इश्यूज भी बात किए, और हम फिर वे फॉरवर्ड में बात करते हैं कि भाई क्या और बेटर हम बना सकते हैं. तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए. तो इस तरह से हमारा आंसर क्या जा रहा है? होलिस्टिक आंसर जा रहा है. यस. तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, राइट. अब हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आर एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस इन द मॉडर्न टाइम. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं. देखिए, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात की है. किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. आपको भी पता है, आप भी एक दिन एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आपको मेहनत करने की जरूरत है. तो कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इश्यूज भी है. देखो, दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, और जो दूसरे कीवर्ड हमने देखा है, गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस, ठीक है. तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, लिंकेजेस क्या है. तो कुछ इंट्रो इसका स्टार्ट होना चाहिए. इंट्रो में स्टार्ट कर सकते हो आप कैसे? You can start with the good governance also. The good governance is start with the भाई की good governance is in the 21st century. Good governance is one of the most important way through which government is actually bringing some good public delivery services to the citizen with the ease of, and obviously trying to improving the life standard of the people, right? So good governance is also important. So we need to know the component of good governance. तो good governance के बारे में आप थोड़ा लिखिए. कुछ इसके indicators होते हैं good governance के. good governance, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. अभी अब डिस्कस करेंगे इसको. एफिशिएंसी होनी चाहिए, इफेक्टिविटी होनी चाहिए, एथिकल होना चाहिए, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. देखिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गुड गवर्नेंस के, जो हमें पता होने चाहिए. तो इस तरह से अगर हम मेंशन करेंगे तो वी विल बी डेफिनेटली गोइंग टू गेट द गुड मार्क. देखिए, अकाउंटेबिलिटी किसकी? गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी. एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जिस वे से ऑपरेट करता है, तो डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, दे शुड बी अकाउंटेबल टुवर्ड देयर पावर एंड द ऑब्वियसली द फंक्शंस. if these they are not accountable, then they actually lead into the scope of corruption and the malpractices. So that is not good for the public delivery system also, and it also actually decreases the trust of the people on the government or the government functionaries. So accountability should be the important part. Transparency also one of very important context, because the if there is no transparency in the function of the governance and the you see the any government network or the institution, then many time it also gives space to the corruption and so called malpractices. So we need to have a transparency. कैसे maintain कर सकते हैं transparency को? Nowadays we are actually government is focusing more on the use of e-technology, information communication technology. We have app, we have a portal through which government is actually
giving a welfare service to the citizens, like we have e-district office, so that is also one of the, it is actually removing the middleman, so that's also important. Number of things have been done, ई गवर्नेंस को काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ई गवर्नेंस क्या अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है और ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करता है। उसके बाद देखिए एफिशिएंसी जरूर होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट को भी जो सिस्टम है वो एफिशिएंट होने चाहिए, अगर उनको काम दिया जा रहा है तो उस काम को करे। तो इसके लिए हमारे पास एक सिटीजन, देखो ई गवर्नेंस की बात इस दोनों में कर सकते हैं। इसमें देखिए सिटीजन चार्टर की बात हम कर सकते हैं। सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर ये एक तरह से रूल्स है, जैसे आप बैंक वगैरह में जाओगे तो देखोगे लिखा हो कि हम ये सारी सर्विस देते हैं और इस सर्विस का ड्यूरेशन इतना है, इतने दिन में आपका ये काम हो जाएगा। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से उनके सर्विस से रिलेटेड। इफेक्टिविटी होनी चाहिए काम करने में, इसके बाद एथिकल होना चाहिए, कोई इस तरह के अनएथिकल व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोई अगर पब्लिक सर्विस के लिए जाती है तो कोई भी बायस ऑफिसर या पार्शियल वे में नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, बाकी एक एथिकल एंड मोरल कंडक्ट होना चाहिए जो पब्लिक सर्वेंट है उनके थ्रू। सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन जरूरी, कैसे पार्टिसिपेशन है, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। जैसे सिटीजन चार्टर की बात की तो सिटीजन चार्टर, सिटीजन अपनी व्यू और फीडबैक देंगे तो गवर्नेंस इंप्रूव होगा। उसके बाद रूल ऑफ लॉ जरूरी, ये नहीं कि भाई कोई नेता है, मंत्री है, कोई वेल्थी पर्सन है तो उसको सबसे पहले सर्विस मिलेगी सरकार की किसी भी तरह की, और नॉर्मल लोग नहीं। रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई भी सर्विस आती है, कोई भी किसी लोगों को वॉयलेट करता है तो सबको उतना ही इक्वल सजा होना जरूरी है। तो एक ये सारी चीजें हमने डिस्कस की गुड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो वी शुड बी नोइंग दिस गुड गवर्नेंस। अब देखिए व्हाई डू वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, देखो अब हमें क्वेश्चन करिए भाई ये व्हाई डू वी नीड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो देखो कई सारे इशू है, कुछ इश्यूज आपको पता होना चाहिए और कुछ कमिटीज भी पता होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, कमीशन। देखो दो तरह की, एक दो कमीशन बना रखी है, तो एक इन्होंने रिकमेंड की जिसकी गवर्नेंस में क्या क्या इश्यूज है उनकी बात करते हैं। ये बात करते हैं कि रेड टैपिज्म है। रेड टैपिज्म क्या है, जैसे भाई कोई आपको फायदा लेना हो, जैसे आपको किसी तरह का सर्टिफिकेट बनवाना हो, तो वो क्या होता है, वो डिले हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाता है, जो टाइम स्टुपुलेटेड है उस टाइम के अंदर काम नहीं होता, बल्कि उससे ज्यादा ही टाइम लग जाता है। ये क्यों होता है डिले, तो ये गवर्नेंस चैलेंज भी है और इसमें हमें रिफॉर्म की भी जरूरत है। पब्लिक सर्वेंट की तरफ से देखें, एपैथेटिक, देखो एपैथेटिक एटीट्यूड, रूल बेस्ड, देखो पब्लिक सर्वेंट कई बार एपैथेटिक भी है, रूल बेस्ड, रूल बेस्ड सारी चीजें होगी। कोई जेन्युइन पर्सन आ गया अगर वो रूल मेंशन है तो द पब्लिक सर्वेंट विल नॉट एबल टू एक्चुअली प्रोवाइड हेल्प टू दैट पर्सन। उसके बाद पॉलिसिव करप्शन है, पॉलिसिव करप्शन है। पॉलिसी मतलब नेक्सस है, किसके बीच में नेक्सन है, वी हैव अ नेक्सस, नेक्सस किसके बीच में, पब्लिक सर्वेंट और पॉलिटिशियन, दोनों मिल बांट के खा रहे हैं और मिल बांट के प्रोग्रेस कर रहे हैं, जनता भाड़ में जाए। तो ऐसे, बट ऐसी चीजें थी पहले, अभी सुधार हुआ है। हम नहीं बोलेंगे कि अभी भी ऐसा सिस्टम है, कई हद तक हम देखते हैं गवर्नेंस में सुधार हुआ है, बट अभी भी बहुत स्कोप है गवर्नेंस में सुधार का। तो कुछ इश्यूज जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन बात करती है, ओके, लैक ऑफ expertise, expertise, capacity of the public servant, तो ये कुछ issues we should be knowing the issues so that we could be able to mention these issues. Okay, तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद आप सजेशन देखिए, क्या सजेशन होने चाहिए, सजेशंस जरूरी है, सजेशन देने हैं, ठीक है। तो आप सेकेंड एआरसी को वोट करिए, टॉक अबाउट एथिकल गवर्नेंस, एथिकल
गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिसी मेजर्स, पॉलिसी मेजर्स, ठीक है। उसके बाद देखो एक मिशन कर्मयोगी चल रहा है, कर्मयोगी, जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। ये किसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हमारे पास एक्सपर्ट और इफिशिएंट पब्लिक सर्वेंट रहेंगे तो देश का विकास होगा, लोगों का विकास होगा और कल्याण होगा सोसाइटी का। ठीक है, उसके बाद हमें गुड गवर्नेंस इंडेक्स में बना रखा है, देखिए गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस इंडेक्स, ये कॉम्पिटिटिवनेस की भावना जो है कि भी हाँ गवर्नेंस नीड टू बी इम्प्रूव्ड, एक सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर होना चाहिए जिससे हम गवर्नेंस को मेजर कर सकें, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसके बाद और कई तरह के हमारे पास स्कीम है, स्कीम्स वगैरह चल रही है, वी ऑल्सो नीड अ सिस्टम ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, यू कैन ऑल्सो एथिकल गवर्नेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं उस वे फॉरवर्ड में इन अ ब्रीफ वे। या उसके बाद हम लिख सकते हैं देखो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं टू रियलाइजिंग, रियलाइजिंग इंडिया डेवलप्ड, डेवलप्ड स्टेटस बाय 2047, we must focus on, focus on people centric governance and administration, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए होलिस्टिक हुआ, इंट्रोडक्शन क्या हुआ, गुड गवर्नेंस को हमने समझाया, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है उसको बताया, फिर हमने कुछ कमेटी बताई, ब्रीफ में हमने बताया कि इस तरह की ERC कमिटीज है हमारे पास। वी हैव आल्सो कमेटी बेस्ड ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सिटीजन चार्टर वगैरह की हमने थोड़ी बहुत बात की, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं, कुछ वर्ड्स भी वो भी यूज करते हैं, जैसे भाई मिनिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस, सरकार इसको फोकस ज्यादा कर रही है आजकल, तो आप इसको भी ऐसे कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। नाउ वी हैव क्वेश्चन दैट इज डी, discuss the nature and the function of standing important standing committee of parliament। तो आइए देखते हैं इसको। देखो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बाद, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात कही है, किसकी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो देखो हमें पता है हमारे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या है, इंट्रोडक्शन में हम बता देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ, देखो इंट्रोडक्शन में हम ऐसे भी चीजें बता सकते हैं, सर्कल बना के, जैसे यहाँ पे बना दिया स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, देखो bring expertise, expertise in legislation, legislative process, reduce the burden from the parliament, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ensure expert debate and discussion, ठीक है। देखिए ये किस तरह से एक्सप्लेन, डिबेट इन डिस्कशन, ओके, एक्सपर्टीज होता है, D1 करता है पार्लियामेंट को, राइट, प्रोवाइड लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव सपोर्ट,
तो इस तरह से आप लिख सकते हैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के बारे में फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल करोगे, इट विल आल्सो एक्चुअली गिव यू अ गुड इमेज। एंड द क्वेश्चन कम, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। देखो हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ देखो हमारे पास पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कैसे, कौन सी कमेटी हमारे पब्लिक अकाउंट, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी देखो, इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग स्टैंडिंग कमिटीज। नंबर 1 पे डाल दो एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी, हमने 3 इंपॉर्टेंट कमेटी है जो हमने मेंशन किए। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे भाई। अब एस्टिमेट कमेटी के बारे में बताएंगे कि क्या इसका थोड़ा सा काम है भाई। जो भी गवर्नमेंट की बजट हो, एक्सपेंडिचर हो या तो उससे रिलेटेड हेल्प करती है पार्लियामेंट में। पब्लिक अकाउंट कमेटी वही जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी हमारे पास तो है, उसकी बात करता है। और ये कमेटी जो हमारी जो पीएसयू है वो किस तरह से काम कर रही है, उनकी वर्किंग, उनके फंक्शन पे बात करती है। तो किस तरह से ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू पार्लियामेंट में जो बॉर्डर है ऑलरेडी लेजिस्लेशन का, उसको थोड़ा और ज्यादा एक्सपर्टाइज किया जाता है और एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इन कमेटी में। और इनका स्ट्रक्चर्स की बात करें इन कमेटी का, तो आप देखिएगा इन कमेटी में एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और ये 30 के 30 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से आपको मिलेंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिक्सचर, राइट। और इसमें जनरली आप देखोगे जो चेयरमैन होते हैं कन्वेंशन है ऑपोजिशन पार्टी के ही होते हैं और गवर्नमेंट नहीं होता। और जो मेंबर्स होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस, जो उनके सुपरविजन में ये कमेटी काम करती है। और जो भी काम करके 1 साल का ड्यूरेशन होता है, अपनी रिपोर्ट्स जो सुपरवाइजर है उनके जो चेयरमैन या स्पीकर है उनको फॉरवर्ड करती है। और फिर वो क्या करते हैं, इन रिपोर्ट्स को पेश करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो ये जो स्पीकर है हाउस की, जो स्पीकर है, स्पीकर या जो चेयरमैन है उनके अंदर ही काम करती है, उनके सुपरविजन में। ठीक है, 1 साल का, 1 ईयर का, इन सारे फैक्ट्स लेके इनका लाइफ है, टेन्योर होता है। और मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, 1 साल का मेंबर होता है, 1 साल का मेंबरशिप होता है। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है पार्लियामेंट की वर्किंग में। यस, तो हमने देखा, देखो आंसर राइटिंग का अप्रोच देखा। देखो, तो एक बार फिर से डिस्कस करते, इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, रिलेवेंट हो, क्या हो, रिलेवेंट, जो क्वेश्चंस पूछा गया उसी से रिलेवेंट हो, स्पेसिफिक हो, ब्रीफ हो। 3 चीज याद रखिए इंट्रोडक्शन में। तो आप अगर पॉलिटी है तो आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, केसेस सुप्रीम कोर्ट के केसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बॉडी देखिए, बॉडी में दोनों चीजें होगी। बॉडी में थोड़ा डिटेल भाई क्या है, इसके सपोर्ट में कुछ पॉजिटिव वाली बातें, कुछ इसकी शॉर्ट कमिंग्स और कुछ वे फॉरवर्ड बताइए। वे फॉरवर्ड में क्या है, कमेटी का नाम मेंशन कर सकते हैं, कमेटी एक्सपर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट। इसके बाद कुछ इश्यूज जो है उसको डिस्कस करिए, फिर वे फॉरवर्ड दीजिए और कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूजन कर दी। तो ये आपका होना चाहिए तरीका। तो इस तरह से हमारा एक होलिस्टिक आंसर होता है। आंसर राइटिंग है इजी, बट देखिए अगर आप प्रैक्टिस करिएगा आंसर लिखना इन अप्रोच के साथ, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है। इंट्रोडक्शन क्या देखा, ब्रीफ होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के केसेस से स्टार्ट करते हैं। बॉडी में जैसे हमारे देखा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, गुड गवर्नेंस, तो भाई क्या जरूरत है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दिया। गुड गवर्नेंस क्या है उसको बताया, उसके बाद क्या सरकारें कर रही हैं ब्रीफ में उसको बताया, कुछ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है उसको बताया, और फिर कंक्लूड कर दिया। तो ये एक ना होलिस्टिक आंसर होता है। जब भी होलिस्टिक आंसर होगा तो एग्जामिनर जो होंगे अप्रिशिएट करेंगे आपके आंसर को और आपको अच्छे मार्क्स देंगे। तो आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारा अप्रोच सही होना चाहिए। कंटेंट की ऑब्वियसली देयर इज अ नीड ऑफ कंटेंट, ऑब्वियसली कंटेंट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, बट अप्रोच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ योर अप्रोच इज राइट देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड मार्क्स। सो रिमेंबर द अप्रोच, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच, always read question properly and try to actually comprehend the demand of the questions. अगर आप comprehend नहीं कर पाते क्वेश्चन की डिमांड है तो आप कुछ भी लिख सकते हो और जो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चंस की जो स्पेसिफिक डिमांड है उसको ही फुलफिल करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और फिर अप्रोच, क्वेश्चन को समझिए, उसकी डिमांड को समझिए, फिर अप्रोच पे आइए। अप्रोच क्या है? इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ब्रीफ होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, राइट? 2 से 3 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बॉडी, बॉडी में पॉजिटिव क्या है, क्या उसका, क्या उसके उस टॉपिक के बारे में बताया, उसके बारे में कुछ उसके पॉजिटिव बताए, कुछ उसकी नेगेटिव बताए, कुछ नेगेटिव इन द सेंस इश्यूज है तो क्या इश्यूज है, और वे फॉरवर्ड बता दिया, फिर कंक्लूड कर दिया। तो ये हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर है आंसर का। तो ऐसे आंसर लिखे इसमें थोड़ा बहुत डेटा हो, कमिटीज हो, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हो, पॉलिटिकल साइंस में, तो ये आपके आंसर को एनरिच करती है और डेफिनेटली आपके आंसर को काफी अच्छा बनाती है। तो आई स्ट्रांगली एडवाइज टू फॉलो दिस पैटर्न। नंबर 1, अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चंस को, उसकी डिमांड्स को। अप्रोच, अप्रोच जो स्ट्रक्चर है क्या है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड वे, बॉडी एंड द कंक्लूजन। तो इस स्ट्रक्चर पे काम करिए, आपके सारे आंसर अच्छे होंगे। और प्रैक्टिस अभी से कोशिश करिए ताकि जब एग्जाम आए तो आपको बर्डन ना हो आंसर राइटिंग का। ये एक इशू होता है, हम ना इसके ऐप छोड़ते हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। दैट इज नॉट एडवाइजेबल थिंग। अगर आप अभी से करें, थोड़ा थोड़ा करें, तो इट कैन बी quite helpful for your preparation. So this is all about up today answer writing class. I hope you like it, and if you like it, hit the like button, subscribe our YouTube channel. Thank you. I wish you all the best for your exam.